तो ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अजीब सा है, इनफैक्ट इस टॉपिक का सबसे अजीब सा वही है पूरे टॉपिक का। बोलेंगे 1.5 डिलीट मारा, उसमें मोस्टली इसका यूज हो सकता, बट इजी पार्ट भी थे। सबके पास क्वेश्चंस है क्या? हेलो? हाँ सर। नहीं है ना नहीं सर? अच्छा सर। ये देखो, मैं स्क्रीन पे इसको भी ला रहा हूँ, ये देखो। तो वो सब ब्लर दिख रहा है। हेलो, rewrite the sentence without using if then। ठीक है, if then को हमें यूज नहीं करना है और इसको सब्स्टिट्यूट करके उसको लिखना है। अगर आप लोग को थोड़ा सा याद होगा, हम लोगों ने नेगेशन के टाइम पे एक पॉइंट रेज किया था, नेगेशन के टाइम पे। इसमें देखो दिया गया है, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। सो लेट बी अ मैन इज अ जज, क्यों ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है हमारे पास? P implies Q का है सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, P implies Q। अब मेरा पॉइंट ये है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें इफ देन यूज नहीं करना है, फिर लिखना है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा इफ देन का इक्विवेलेंट टर्म क्या है। इफ देन का इक्विवेलेंट टर्म क्या है जिस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। तो आप ये कैसे समझोगे? अगर आपको याद होगा, नेगेशन ऑफ P implies Q क्या आया था? इज P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये सबको याद है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। नेगेशन ऑफ P implies Q आया था, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो अगर मैं इसका भी नेगेशन फाइंड करूं, नेगेशन का नेगेशन फाइंड कर रहा हूं, ध्यान देना। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन तो हट जाएगा, आएगा P implies Q। और यहां पे क्या मिलेगा? नेगेशन ऑफ P और Q ऐसा मिलेगा, ध्यान दो। अगर रूल्स ऑफ नेगेशन याद है तो किसी को याद है रूल्स ऑफ नेगेशन, या सब पढ़ हाँ के हाँ भूल सर। चुके हाँ हैं? सर। हाँ A सर। man is not a judge or he नेगेशन is ऑफ नेगेशन, honest. तो नेगेशन कैंसिल हो गया, यहाँ नेगेशन फाइंड करेंगे तो P का नेगेशन, नेगेशन ऑफ P एंड का, और इसका नेगेशन ऑफ नेगेशन हट गया। मतलब P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट टर्म्स ये है, नेगेशन ऑफ P और Q। नेगेशन ऑफ P और Q ये उसका इक्विवेलेंट टर्म है। आपको चेक करना तो ट्रुथ वैल्यू से भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में जो मुझे बोला है कि विदाउट यूजिंग इफ देन रीराइट द स्टेटमेंट, तो अब मैं क्या करूंगा? P और Q मेरे पास है, क्योंकि इंप्लाइज का इक्विवेलेंट ये आया, तो P मेरा क्या था? अ मैन इज अ जज, एंड Q क्या है? ही इज ऑनेस्ट। तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा? अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट। अ मैन is not a judge or he is honest। ये हमें आइडिया आया यहां से। तो इस क्वेश्चन में 3 सम्स हैं, तीनों में यही गेम खेलना है। कुछ पॉइंट समझा मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेन क्वेश्चन को पढ़ो। मेन क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ सर पढ़ा। और मेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दो। मैं सबको पूछ रहा हूँ, सब लोग आंसर दो। अगर किसी को नहीं समझा तो मुझे बताओ। मेन क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है, इफ देन को हटा के सेम स्टेटमेंट को अलग तरह से लिखो। तो मैंने देखा कि इफ देन का इक्विवेलेंट पहले होता क्या है, इफ देन का इक्विवेलेंट मुझे मालूम पड़ा ये होता है। तो अब सेम स्टेटमेंट को मुझे इस तरह से लिखना है वर्बल फॉर्म में। मैं P और Q फाइंड करके इस तरह से लिख दिया, काम खत्म।
ठीक है। Yes, sir. हाँ सर। जैसे कि अगर आप ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है if 2 is a rational number then root 2 is irrational number. If 2 is a rational number then root 2 is irrational number. तो इसको हम लोग सेम ऐसा लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 is not a rational number और root 2 is irrational number. सोच के देखो, 2 is not a rational number और root 2 is irrational number. सेकंड का आंसर होगा। हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. ऐसे ऐड कर सकते हो। सो इट इज, एंड जिस मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन लॉज। तो लॉज को पहले अच्छे से पहले आप लोग पढ़ो, बार बार पढ़ो इसको। मैं ऑनलाइन कितना भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो पहले आपके दिमाग में वो 10 लॉज होना चाहिए जो दिया क्या है, तो उसको बार बार पढ़ो करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं भी ध्यान दोगे तो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नुकसान नहीं करेगा, सो डोंट वरी। अब मैं स्टार्ट करूंगा न्यू टॉपिक को, जहां पे सबको ज्यादा ध्यान देना है वो भी इजी है, लाइक लॉजिक। अब प्रॉब्लम ये है कि ब्लर नहीं होना चाहिए, आवाज क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर न्यू टॉपिक समझने में डिफिकल्टी आएगी। अभी भी ब्लर हो रहा था क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बेकार लोग, तुम्हारे ही लेक्चर में ऐसा क्यों होता है? तुम में से बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से, क्योंकि 7:30 से लेक्चर रहता है, नहा धो के नहीं आते होंगे, पक्का है। पापी हो सब लोग। यहाँ दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा ही नहीं है सर। नहीं सर, कुछ नहीं। सर टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.5 है क्या? हाँ सर, है ही नहीं, इतने दिन में तो नहीं दिख रहा है। मेरे भी इसमें नहीं है। हाँ, आराम से सो जाओ, तुम लोग को नहीं देखना है। नहीं, अब डिलीट हो चुका है तो क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? तुम लोग का ना यही फालतूगिरी है, मतलब ना जो काम की बातें करेंगे वो नहीं करना है, जो बेकार की बातें उस पर ज्यादा ध्यान देना है। नहीं है ना तो ठीक है, और खुश हो जाओ, नहीं था ही नहीं। कॉल्ड मैट्राइसेस। मैट्राइसेस स्टैंडर्ड का याद है सबको? जरा मैं एक बार 11th स्टैंडर्ड के मैट्राइसेस करता हूँ, किसी को याद क्या? आई थिंक बहुत पहले पढ़ाया गया था, याद है? हाँ सर। मैट्राइसेस क्या था? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन m rows and columns, राइट? rectangular arrangement of numbers in m rows and columns known as matrices। उसमें हम लोग ने टाइप पढ़ा था, जीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपको याद होगा। यूनिट मैट्रिक्स मतलब डिनोटेड बाय आई। अगर ऑर्डर 2 का था तो ऐसा दिखता था, जिसको I2 लिखते थे, और I3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिख रहा है कि नहीं? सब ब्लर है थोड़ा ज्यादा। सर पर विजिबल है। किसी को भी विजिबल नहीं है? नहीं सर। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। आपने पढ़ा था अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। थोड़ा लिख लिख के देखे तो और ज्यादा समझ में आता। बट एक बार काम करना, लेक्चर खत्म होने के बाद चाहिए तो एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करके देखना जो जो मैं बोल रहा हूँ। अपर ट्रायंगुलर में क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो। Elements below the diagonal are zero called upper triangular, and if the elements above the diagonal are zero called lower triangular matrix। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे 12th में काम आएगा। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या था? इन विच aij इक्वल्स टू aj। जरा थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के याद करो।
हम लोग रो और कॉलम दोनों इंटरचेंज करते थे फिर भी वैल्यू सेम ही रहता था, जिसको हमने कहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसका डेफिने अपना एग्जांपल बहुत सिंपल वाला लिया था, जो कि आप लोग ने पेयर ऑफ लाइंस के फॉर्मूला में यूज किया हो, ए एच जी एच ई एफ सी, सेम है। कोई हाँ या ना तो कम से कम बोलो ना, को सुन रहे हो मेरी बात की नहीं? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, कैमरा बंद कर दो, आवाज आएगा फिर। सिमेट्रिक में था, अगर याद होगा थोड़ा सा, बी ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, मतलब आप रो या कॉलम इंटरचेंज कर दो स्क्वायर मैट्रिक्स में, फिर भी वो एलिमेंट सेम रहता था। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने यूज किया था पेयर ऑफ लाइंस में, ये फॉर्मूला याद करो, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट ऑफ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, याद है? उसको रो और कॉलम वाइज कुछ भी लिखो सेम ही वैल्यू दिखता है, मतलब A11 इक्वल्स टू A21, A31 इक्वल्स टू A32 या 13, ऐसा। हेलो, हाँ ये आपका सिमेट्रिक था। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, माइनस ए जे आई, और उसका डायगोनल एलिमेंट सारे 0 0 0 थे। किसी को थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है, सब 11th की बातें? आ रहा है सर। आ रहा है सर। अरे कितना चिंदी टॉपिक था ये। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। उसमें हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में कि इफ द डिटरमिनेंट इज 0 एंड इफ इट इज नॉट 0, इफ इट इज डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, तो हम लोगों ने बोला था कि ये कौन सा मैट्रिक्स था, किसी को याद है? सिंगुलर, याद है? हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आया तो, और नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन देखे थे मैट्रिसेस का, जो कि बहुत इजी चला था आपका। उसी में आप लोग को अगर याद होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो गणेश महेश किसका किसका दुकान पे हम लोग घूमने गए थे, है ना? अगर याद होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हमने पढ़ा था जो इसका थर्ड एक्सरसाइज था। मैंने बार बार बोला था थर्ड एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट, हल्का सा था डिफिकल्ट, जिसमें मल्टीप्लिकेशन था। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या बताया गया था? रूल मैं याद दिलवा रहा हूँ कि द प्रोडक्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर। कुछ याद आया प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर से? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो हमने यही पढ़ा था कि प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन तब हो सकता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर। उसके बेसिस पे हमने पूरे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किए थे। और एक चीज और वहां पे बताया गया था, अगर प्री फैक्टर का ऑर्डर m/n है, पोस्ट फैक्टर का ऑर्डर n/p है, तो प्रोडक्ट का ऑर्डर m/p आएगा। ये भी लिखवाया गया था। इसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन नंबर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 17 18 या कोई तो था, वो आप लोगों ने सॉल्व किया था। इस पे हमने चैलेंज भी रखा था, अगर आप लोग को याद होगा तो। तुम लोग बहुत जल्दी सारी चीजें भूल जाते हो। ओके, हेलो। हाँ यस सर। और जो लास्ट का था, ओके, जो लास्ट का था वो था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे एक्सरसाइज था। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करना था, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना था, वही था आपका ट्रांसपोज। हाँ सर।
ये सारी चीजें आपकी 11th के पॉइंट्स थे। तो अगर अब तक मैं वापस एक पॉइंट को याद दिलाना चाहता हूँ, अगर ध्यान दोगे तो 11th स्टैंडर्ड में हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, लेकिन मैट्रिसेस का डिवीजन नहीं है। मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता, डिवीजन के लिए यहाँ पे आ गया है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 12th स्टैंडर्ड में आपका पूरा टॉपिक इसके आसपास ही घूमेगा, जिसका नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा। एक तो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या होता है, कैसे होता है, मैं बताऊंगा, जिसमें रो वाइज होगा, कॉलम वाइज होगा। और दूसरा है एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड इजी है। एडजॉइंट मेथड अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटरमिनेंट वाला पार्ट याद करो। आपको याद है आपने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड किए थे? हेलो, हाँ हाँ 11th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट में आपने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड किए थे। यस, वो सेम प्रोसेस यूज होगा व्हाइल सॉल्विंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो अगर आपको माइनर्स कोफैक्टर्स फाइंड करने आता है तो एडजॉइंट मेथड आपको बहुत इजी पड़ जाएगा, उसमें ज्यादा दम नहीं है, लेकिन माइनर्स कोफैक्टर्स आपको आना चाहिए। ठीक, तो मैट्रिसेस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखो बहुत छोटा कर दिया इसमें भी। एक सबसे वो तो इजी वाला पार्ट था, वो डिलीट मार दिया है। मेथड ऑफ रिडक्शन वाला पार्ट था, वो डिलीट मारा है। तो अब भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे पहले तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए दो मेथड है, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है एडजॉइंट मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दो मेथड है, एक है रो वाइज, दूसरा है कॉलम वाइज। ठीक है, तो उससे हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे, और इनवर्स फाइंड करने के बाद हम लोग एप्लीकेशन में जाएंगे मैट्रिक्स के। और एप्लीकेशन में दो टाइप था, एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड एंड रिडक्शन मेथड। रिडक्शन आपको हटा दिया है, सिर्फ इन्वर्जन बचा। तो टॉपिक ऑलरेडी बहुत छोटा और प्यारा था, उसको और छोटा और प्यारा कर दिया है। हार्डली मेरे ख्याल से 2 से 3 4 लेक्चर में टॉपिक खत्म हो सकता है। कंडीशन सप्लाई, अगर स्क्रीन काम करे और हमारी आवाज काम करे तो। अब तक जो मैंने बोला वो सुनने में आया? हाँ सर। हाँ सर। और अगर स्क्रीन ऑन करूंगा तो नहीं सुनने में आएगा, है ना? ट्राई करें क्या? हाँ हाँ सर सर ट्राई करो ना। दिख रहा है? हाँ सर ठीक है। देखो हमें क्या पढ़ना है, देखो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, 3 मेथड याद रखने। लेट अस से वी हैव वन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, जिसमें मैंने ये एलिमेंट्स लिए। देख लो, ये मेरा मैट्रिक्स है 2 - 3 5 7। इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपको 3 चीजें याद रखनी है, 3 ऑपरेशंस होंगे यहाँ पे, वो आपको याद रखनी है। इसको देखो, हेलो, इसको रो बोलते हैं, पता नहीं ये बात? हाँ सर। और ये कॉलम है। ठीक, तो आपको आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो वी हैव 2 rows एंड 2 columns। ठीक, तो अगर रो वाइज मैं गेम खेलूंगा, रो वाइज, तो इसको ऐसा लिखते हैं R1 R2। अगर मैंने ऐसा किया मान लो, अगर मैंने ऐसा लिखा मान लो, इसका मतलब, इस एरो का मतलब होता है मैं R1 R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं। तो ये नेक्स्ट हो जाएगा ऐसा, क्या हो जाएगा 5 7 2 - 3। ठीक, हाँ सर। मैं सिर्फ आपको सिंबल और ऑपरेशंस के मीनिंग बता रहा हूं, अभी हम लोग सम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऐसा आया है तो उसका मीनिंग क्या होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक और बात, जैसे ही हमने ये इंटरचेंज कर दिया तो मैट्रिक्स सेम नहीं है, वो सिमिलर हो जाएगा लेकिन सेम नहीं होगा। ठीक,
दूसरी चीज, हम लोग किसी भी रो में, अगर मैं रो वाइज जा रहा हूँ, पहले मैं रो वाइज बात करता हूँ फिर कॉलम वाइज जाऊंगा। किसी भी रो में मुझे कुछ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे लिखेंगे? अगर मान लो मुझे R1 में कुछ ऐड करना है तो ऐसे लिखेंगे, R1 implies R1 प्लस 3। अगर मुझे R1 में 3 ऐड करना है तो जिसमें कुछ भी ऑपरेशन करना है, जिस रो में ऑपरेशन करना है उसको पहले लिखेंगे। तो R1 implies R1 में मुझे 3 ऐड करना था, तो अब ये क्या हो जाएगा? R1 क्या था? 5 7 था, उसमें 3 ऐड कर दो, 5 + 3 7 + 3। R2 को कुछ नहीं होगा, R2 एज इट इज। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 8 10 2 - 3। ठीक है, समझ रहा है कुछ? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ। तो आप जैसे कि कुछ ऐड करना है, मैंने कर लिया। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अब यहाँ पे आने के बाद, ये स्टेप के बाद मुझे R2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो R2 implies R2 - 1। तो क्योंकि R2 में गेम होगा तो सारे चेंजेस R2 में होंगे, R1 में नहीं होंगे। R1 एज इट इज 2 - 1 1 -3 -1 -4। हाँ सर बट ये क्यों करना है? हाँ, सर बट इसमें +3 -1 ऐसा क्यों करना है? ऐसा क्यों करना है ये मैं आगे जब सम सॉल्व करेंगे ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स फाइंड करने के लिए, वहां पे ये सब चीजें यूज होगा। मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये काम कैसे करता है, ये क्यों करना है उसका आंसर आपको आगे मिलेगा। ठीक, हेलो। हाँ सर। हाँ, जब हम लोग इनवर्स फाइंड करने जाएंगे ना तो हमको ये सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो वहां पे ये सब यूज होगा। वो कैसे होगा वो सम्स में आपको समझेगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ऑपरेशन वर्क कैसे करता है। ओके, अच्छा। यस सर। अब मुझे ये वैल्यू मिला, क्या मिला मुझे? अब मुझे मिल चुका है 8 10 1 -4, ये मिल चुका है। चलो अब हमने क्या किया, पहले पहले मैंने रो को इंटरचेंज किया, ये साइन का मतलब रो आपस में इंटरचेंज हो गए। फिर हमने कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया। अब मुझे कुछ मान लो मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा? सपोज R2 मल्टीप्लाई करना है तो R2 मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय क्या मल्टीप्लाई करना है, आप यहाँ पे लिख दो। मैंने लिखा सर R2 ब्लर है। मल्टीप्लाई, नहीं दिख रहा है? सर थोड़ा जूम इन करो तो दिखेगा। अच्छा, एकदम जूम करके रख के पड़ा वो, ऐसे ही कर सकते हैं। हाँ हाँ, सर। हाँ अभी सर, ठीक अभी है। ये अरे हाँ हाँ, तो मैंने क्या किया, R2 मल्टीप्लाई बाय R2 इंटू 2, मुझे R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्योंकि R2 लिखा हुआ है पहले, तो सारा गेम R2 में होगा। 2 - 8 लाइक दिस। ठीक है, अगर मुझे R1 में या किसी में भी डिवाइड करना है तो R1 डिवाइडेड बाय 1/2, डिवाइड नहीं लिख सकते उसको, मल्टीप्लाई ही लिखेंगे लाइक दिस 1/2। मुझे 2 से डिवाइड करना था, मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो R1 में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, देखो 8 डिवाइड बाय 2 4, 10 डिवाइड बाय 2 5, ये एज इट इज। R2 को कुछ नहीं हुआ, देख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, पर सर वो डिवाइड क्यों नहीं लिख सकते सर? दोनों तो सेम ही होगा ना। नहीं, क्योंकि अब मैट्रिक्स में डिवीजन टर्म ही नहीं है, सेम ही होगा, लेकिन मैट्रिक्स में डिवीजन टर्म ही नहीं है, इसलिए उसको हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। ओके या सर। कुछ, हाँ। ओके, और अब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछूंगा, आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ना इसको 4 को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोच के बताना पड़ेगा। 4 को मुझे 10 बनाना है, क्या करूं? क्या सर? जो 4 है, 4 ये वाला, ठीक है? हेलो।
हेलो, ये 4 दिख रहा है क्या? हाँ सर। इस 4 को मुझे 10 बनाना है, करेक्ट? बाकी लोग जरा सोच के देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सिद्धेश तूने कहीं पढ़ा क्या इसको? वायल से सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ सिद्धेश, मैं पूछ रहा हूँ तूने कुछ कहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा है वो कि हाँ सर बोल रहा, इसलिए तू जा रहा है। बाकी लोगों से पूछ रहा था मैं, ये पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे इस 4 को 10 बनाना है तो मैं क्या करूँ? सर 6 ऐड करूंगा। 6 ऐड कर दो। 6 ऐड कर दूं? इजी है हाँ ना? इजी है। अच्छा ठीक है, मैं इसको और क्या बोल सकता हूँ? सर 4 इंटू 5/2। नहीं, वो एक ऑप्शन है। आपको क्या दिखाना चाहता हूँ वो देखो, वो एक ऑप्शन है, 6 कर सकते हैं। लेकिन जब आप आगे सम्स पढ़ोगे ना, अभी आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होने वाला है। मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत कंफ्यूज होंगे। आगे ऐसे सम्स भी आएंगे जिसमें इसको 10 करना है लेकिन इसको भी संभालना है, ये भी रहता है। तो सर आपकी मैं इसको कैसे वॉइस सॉल्व कर ब्रेक रहा हूँ, हो देखो जरा रही इस है। मेथड को समझना। वॉइस ब्रेक हो रहा है। जरा इसको देखो तो, दिख रहा है कुछ? हाँ सर। जो मैंने अभी लिखा है उसका मीनिंग समझ रहे हो? हाँ मैंने क्या किया, पहले R1 लिखा है, मतलब सारा गेम इसमें होगा। और ये क्या होगा, R1 इंटू 2 प्लस R2। तो ये कैसा दिखेगा देखो, R1 इज 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस R2। R2 में 2 था तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ क्या है 5, 5 इंटू 2 10 प्लस R2, 10 प्लस माइनस 8 इज 2। समझा क्या? सर डायरेक्ट 6 ऐड नहीं कर सकते थे? समझा। कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें यूज होंगी जहां पे आपको ऐसा गेम खेलना पड़ेगा, इसलिए मैं ये गेम भी सिखा रहा हूँ। ये काम आएगा दुबे जी। अच्छा अच्छा दुबे जी, मेरा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। हेलो दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। बड़ा गड़बड़ है यार, बहुत तकलीफ है सच बता रहा हूँ। यही सब चीजें बोर्ड पे कितना इजीली हो जाता है क्लासरूम में। मैं इन शॉर्ट इतना समझो, इन शॉर्ट ये समझो कि ये जो गेम है इस तरह का, ये गेम आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि आगे काम आएगा। इसलिए इसको समझो कि ये ऐसा होने वाला है। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है और सोचने वाला पार्ट है। उसमें ये तीनों गेम चलेगा। पहला गेम रो को आपस में इंटरचेंज करना, हेलो दूसरा सर। गेम हेलो सर आपकी हेलो हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वीडियो बंद किया, मैं वापस बोल रहा हूँ। जब हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे, मैंने बोला इनवर्स फाइंड करने के लिए 2 मेथड है। एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट आपको बहुत इजी पड़ेगा, मैं उसको साइड कर रहा हूँ। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी 2 मेथड है, रो वाइज कॉलम वाइज। तो जब हम लोग रो या कॉलम वाइज जाएंगे तो वहां पे जो अभी हमने देखा है वो सारे सिस्टम यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो सॉल्व होगा। मैं एक सम सॉल्व करूंगा तो आपको समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो वहां पे आपको 3 ऑपरेशंस याद रखने हैं। 3 ऑपरेशंस क्या?
एक तो आपस में आप किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। आपस में आप किसी भी रो को इंटरचेंज करो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करो। फिर दूसरा ऑपरेशन, आप किसी भी रो में या कॉलम में कुछ भी ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, मुझे डाउट है। मैंने क्या बोला, आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कुछ भी जो वैल्यू आपको चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे ही जनरली या किसी रो दूसरे रो या कॉलम के हेल्प से भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो हमने लास्ट में अभी किया है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूज होगा। लेकिन एक और बात ध्यान देना है, मैं बार बार रो या कॉलम बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, अगर मैं सम को रो वाइज सॉल्व कर रहा हूं तो वहां पे कभी भी धोखे से भी कॉलम के पास नहीं जाऊंगा। अगर रो वाइज सॉल्व हो रहा है तो सब कुछ उसमें रो वाइज ही चलेगा, कॉलम के पास नहीं जाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं कोई सम कॉलम वाइज सॉल्व कर रहा हूं तो मैं रो के पास नहीं जाऊंगा, सारे सम्स कॉलम वाइज ही होंगे, पूरा का पूरा कॉलम वाइज ही काम होगा, रो के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन दोनों में जो हम लोग ऑपरेशंस यूज करेंगे वो सिस्टम सेम है। क्या सेम है? आपस में आप दो रो इंटरचेंज कर सकते हो या दो कॉलम इंटरचेंज कर सकते हो। किसी भी रो में आप कुछ ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। किसी भी कॉलम में आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। किसी भी रो में आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, किसी भी कॉलम में आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आप किसी दूसरे रो या कॉलम का भी हेल्प ले सकते हो। हेलो, इतना मेरी आवाज आया क्या इतना देर तक कंटिन्यू? हाँ हाँ, Yes, sir. लेकिन फिर भी सुन के बहुत क्लियरली नहीं समझेगा, मैं जानता हूँ, बट ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि जिसके बेसिस पे आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस थोड़े कम आएंगे दिमाग में, ठीक है? क्योंकि ये सब जब तक देखोगे नहीं, सॉल्व नहीं करोगे तो तब तक गड़बड़ होगा। और खासकर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट है, और जो लोग सोच नहीं सकते उनके लिए तो अजीब डिफिकल्ट होगा। बट